नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में अंदर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जितने भी हमारे पास में डाउट्स होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं, साथ के साथ चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उस टॉपिक से जो है वो किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको हम लेके आते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में 3 नोट 6 नंबर की क्लास दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि एग्जाम की दृष्टि से पल्मोनरी हाइपरटेंशन काफी ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। शायद ही कोई एग्जाम होगी जिसके अंदर जो है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन से जो है वो क्वेश्चन नहीं आता होगा। जिन बच्चों ने एग्जाम दी हुई है उनको पता होगा, या जिन बच्चों ने जो है प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो सॉल्व किए हैं तो उनको ये चीज़ जरूर पता होगी कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन से जो है वो हमारे पास में बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन निकल जाते हैं। अब तक हमारे पास में बड़ी बड़ी क्लासेस थी, जैसे हमने कल भी जो है वो क्लास की थी दैट इज कॉल्ड ओस्टियोआर्थराइटिस, वो भी हमारे पास में बड़ी क्लास थी। ये क्लास जो हमारे पास में बड़ी नहीं है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर एक लाइन से जो है हमारे पास में इसमें से जो है वो क्वेश्चन आता है। इसके मैनेजमेंट से, इसके डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में मतलब नॉर्मली ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कितना प्रेशर होता है, या पल्मोनरी हाइपरटेंशन किसको कहेंगे, आर्टरी में किससे ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास में पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है वो कहलाएगा। तो इसकी वजह से जो है वो हम कहते हैं, और इसके कोजेज काफ़ी लंबे चौड़े हैं जिसको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इसलिए क्लास जरूर छोटी है और छोटी देख के आपको इसको स्किप नहीं करना है। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन, देन ईटियोलॉजी, देन उसके डायग्नोस्टिक, देन इसके मैनेजमेंट, हर एक जगह से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी टीचर या कोई भी कोचिंग वाला जो है इसको सही तरीके से जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में नहीं है ना। कोचिंग वाले या यूट्यूब वालों को तो क्या चाहिए, ऐसा टॉपिक चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हो, और ट्रेंडिंग में होगा तो उसकी वजह से उनको व्यू मिलेंगे। बाकी हमारा जो है वो ऐसा कोई मोटो नहीं है, क्योंकि व्यू के लिए करना होता तो शायद मैं कभी कभी जो है वो आपके सामने क्लास लेके आता। डेली जो है वो 365 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो क्लास नहीं लेके आता, क्योंकि हमारा मेन एम था, मेन मोटो था कि जो बच्चे कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं या जिनको जो है वो कोचिंग अटेंड करने में थोड़ी दिक्कत आती है किसी भी कारणवश, उनको जो है वो हम कैसे कंसेप्ट क्लियर कर सकें, इसलिए जो है वो हमने बुलेट सीरीज की जो है वो शुरुआत की थी। तो शुरुआत करते हैं, और जितने भी हमारे पास में जो आज तक के डाउट थे वो आज के बाद जो है वो हवा होने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास के बाद पल्मोनरी हाइपरटेंशन से रिगार्डिंग कोई भी जो है वो क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो डाउटफुल नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन। बहुत ईजी है, इससे इजी डेफिनेशन मुझे नहीं लगता कुछ होगी। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन आपको पता ही है, इंक्रीज बीपी। अब वो मत लेना अपना, हाइपरटेंशन होते हैं आपके दिमाग में सीधा सीधा एक ही चीज आती है कि बीपी जो है वो 140/90 से ऊपर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड, वो आ गया हमारे पास में हाइपरटेंशन। ठीक है, आप अपनी जगह ठीक हो। अगर सिंपल हाइपरटेंशन आता है तो आप 140/90 mmHg से अगर ऊपर हो जाएगा बीपी, तो उसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। लेकिन अगर इसके पीछू पल्मोनरी जुड़ा हुआ है तो फिर आप इसको 140/90 से जो है वो डिनोट नहीं कर सकते। वो फिर जुड़ेगा हमारे पास में इससे रिलेटेड कि पल्मोनरी में कितना प्रेशर होता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो हमारे पास में कितना प्रेशर होता है। तो लगभग देखा जाए तो 25 mmHg जो है वो हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो है वो प्रेशर होता है। इससे अगर ज्यादा हो गया तो उसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। अब इसमें सिस्टोलिक डायस्टोलिक का जो है वो लोचा क्यों नहीं है, वो लोचा इसलिए नहीं है क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास में राइट वेंट्रिकल से निकलती है, और राइट वेंट्रिकल से निकलती है तो वो सीधा जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाती है। यही एक ऐसी आर्टरी होती है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड जो है वो ब्लड सर्कुलेट होता है, तो इसके अंदर डायस्टोलिक कभी बनता ही नहीं है। ठीक है, डायस्टोलिक तो कब बनता है, जब हमारे पास में अरोटा जैसी मेजर आर्टरी है तब वहां पे जाके जो है वो डायस्टोलिक बनता है। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास में जो है वो सिस्टोलिक ही रहता है, वो होता है 25 mmHg, इतना प्रेशर जो है वो रहता है।
इसके 2-3 रीजन है। जैसे पहला रीजन तो ये हो गया कि एक तो राइट वेंट्रिकल हो गया, दूसरी चीज ये हो गया तो राइट वेंट्रिकल इतने फोर्स से जो है वो कॉन्ट्रैक्शन जनरेट नहीं कर पाता है। दूसरा रीजन हो गया कि जो हमारे पास में राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ब्लड को कहाँ फेंकेगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी वाला कहाँ जाएगा, लंग्स तक। यानी कि यहाँ पे कोई चीज है और उसको फेंक के कहाँ पे जाना है, यहीं तक जाना है। तो यहाँ से यहीं तक जाना है तो किस लिए प्रेशर मेंटेन करना। अब लेफ्ट वेंट्रिकल तो प्रेशर करेगा तो वो सीधा यहाँ पे भी जाएगा, घुटनों में भी जाएगा, एडी तक भी जाएगा, वहां तक ब्लड जाना है तो उसको ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है। तो अगर सिर्फ हाइपरटेंशन आए तो आप बात कर सकते हो ये वाला, ठीक है, सिर्फ हाइपरटेंशन है। लेकिन पल्मोनरी हाइपरटेंशन आए तो पल्मोनरी का नॉर्मल प्रेशर होता है हमारे पास में 25 mmHg। अब अगर उससे ज्यादा हमारे पास में प्रेशर हो जाए इसको हम कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो समझ में आ गया कितने इजी जो है वो हमारे पास में डेफिनेशन है। अभी पल्मोनरी हाइपरटेंशन किसकी वजह से होता है, कैसे होता है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे होती है, क्या लेके आती है, वो सारी चीजें हम जस्ट नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है वो देख लेंगे। वैसे तो आपकी देखी हुई इसलिए फटाफट जो हो मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन होगी पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज ए पैथोलॉजिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी। राइट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझिएगा, इसमें सारी जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज ए पैथोलॉजिकली कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर इन द pulmonary artery, the vessels that carry blood from right sided of the heart to the lungs। यानी कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है वो एक पैथोलॉजिकली कंडीशन है, फिजियोलॉजिकली नहीं है, पैथोलॉजिकली, मतलब कोई ना कोई डिजीज होगा तभी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। नॉर्मल फिजियोलॉजिकली वजह से जो है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन नहीं होगा। फिजियोलॉजिकली कंडीशन से हमारे पास में जो है नॉर्मल हाइपरटेंशन हो सकता है, जैसे कोई चीज सडनली देख ली, अचानक से बीपी बढ़ गया, तो वो हमारे पास में होता है फिजियोलॉजिकली, लेकिन ये हमारे पास में हमेशा पैथोलॉजिकली होगा। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज ए पैथोलॉजिकली कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर। यानी कि हाई ब्लड प्रेशर किसके अंदर हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हाई ब्लड प्रेशर होना ही क्या कहलाता है दोस्तों, पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहलाता है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ प्रेजेंट होती है, पल्मोनरी ब्लड वेसल जो है वो क्या करती है, कैरी ब्लड फ्रॉम राइट साइडेड ऑफ हार्ट टू द लंग्स, यानी कि राइट साइड से लेके आती है और लंग्स तक लेके आती है। जैसे ये समझिए, यहाँ पे सारी चीज समझ में आ जाएगी आपको। ये हमारे पास में दोस्तों चैम्बर है, ठीक है, ये अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास में दोस्तों ये चैम्बर हो गया हार्ट का, ये चैम्बर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता ही है ये हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम, ये हमारे पास में सॉरी ये हमारे पास में राइट एट्रियम, ये हमारे पास में राइट वेंट्रिकल, ये हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम और ये हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बेसिकली आपको जो है वो पता ही है। देन उसके बाद में यहाँ पे जो है वो हमारे पास में इधर जो चीज देख रहे हो, जो राइट वाली चीजें हैं, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बहता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल जो है वो पंप करता है और सीधा कहाँ भेजता है दोस्तों, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा सीधा लंग्स के अंदर भेज देता है। ये जो देख रहे हो, अब ये आप देख रहे हो पल्मोनरी आर्टरी। अब आप कहोगे कि सर आर्टरी के अंदर तो जो हो प्योर ब्लड होना चाहिए। एक्चुअली जब हमारे पास में आर्टरी का जब जन्म हुआ था, जन्म इन द सेंस कि आर्टरी किसको बोलेंगे या वेन किसको बोलेंगे, तो आपने बहुत सारे आपको डेफिनेट जो है वो अलग अलग पता होंगे कि आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड होता है, वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड होता है, फिर आप एक्सेप्ट भी बोलोगे पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स में उल्टा होता है, ठीक है। फिर देन आप वाल्स की बताओगे, फिर आप बताओगे कि इसकी थिकनेस के बारे में हजार चीजें बताओगे। लेकिन दोस्तों जो सबसे पहले इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो क्या था कि जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है वो आर्टरी कहलाएगी सिंपली। अब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप ट्राई करके देख लीजिए। जो भी चीज है, यानी कि जो भी हमारे पास में जो भी ब्लड वेसल्स ब्लड को जो है वो हार्ट से दूर लेके जाएगी इसको हम बोलते हैं आर्टरी, और जो भी हमारे पास में ब्लड वेसल से ब्लड को हार्ट के नजदीक लेके आएगी उसको हम बोलेंगे वेन। इसका भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। चाहे आप पल्मोनरी वेन है तो पल्मोनरी वेन में भले ही वो वेन है लेकिन उसमें ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन लेके तो हार्ट तक आ रही है ना, तो वो इसकी वजह से। तो ये राइट वेंट्रिकल से निकलती है और सीधा जो है वो कहाँ पे जाती है दोस्तों, लंग्स तक जाती है, और इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब इस पल्मोनरी आर्टरी का नॉर्मल प्रेशर जो होता है 25 mm
Hg होता है। अब ये 25 mm Hg से ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहेंगे। अब ये किसकी वजह से होता है, तो इसमें बहुत सारे रीजन हैं, जैसे राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से, या राइट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम आ जाए, या लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, या इधर लेफ्ट साइडेड हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ जाए। सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, वन बाय वन करके जो है वो आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन हमारे पास में वही सिंपली आ गई कि एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास में जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो है प्रेशर बढ़ जाएगा। और स्पेशली जो है वो हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी कहाँ प्रेजेंट होती है, ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो लंग्स तक लेके जाती है। देन नॉर्मल पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, नॉर्मल पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है वो कितना होता है, तो लगभग जो है वो हमारे पास में मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर देखे जाए तो वो हमारे पास में लगभग जो आता है 20 mm Hg आता है। देन पल्मोनरी हाइपरटेंशन किसको कहेंगे, पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहेंगे मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर अगर हमारे पास में 25 mm Hg से जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड, ये हो गया हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। क्लियर हो गया? यानी कि ये हमारे पास में सिस्टोलिक डायस्टोलिक को छोड़ के हमने मीन निकाला, और मीन में हमारे पास में मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर अगर 25 mm Hg से ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम कहेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन। क्लियर है? देन उसके बाद करते हैं हमारे पास में नॉर्मल फिजियोलॉजी। नॉर्मल फिजियोलॉजी जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है वही है, देखना अभी पढ़ेंगे, सारी चीज़ याद हो जाएगी। द राइट वेंट्रिकल पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। ऑफ कोर्स, यानी कि जो हमारे पास में राइट वेंट्रिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, जो कि ऑलरेडी हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। एंड पल्मोनरी आर्टरी डिलीवर ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, यानी कि राइट वेंट्रिकल से जो है ब्लड को लेके कहाँ तक जाएगी दोस्तों, लंग्स तक जाएगी उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो सके। देन पल्मोनरी प्रेशर इज नॉर्मली लो बिकॉज, अब देखो पल्मोनरी प्रेशर इतना ही क्यों होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर इतना ही कैसे, तो उसका बेसिकली रीजन है कि इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि लंग्स जो हो बहुत नज़दीक होते हैं हार्ट के, और उसको ज़्यादा पंप जो है वो नहीं करना पड़ता। दूसरी चीज़, ये जो ब्लड वेसल्स है, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी, वो वाइड भी होती है और इलास्टिक भी होती है। तो कोई चीज़ इलास्टिक होगी एंड वाइड होगी तो उसके अंदर प्रेशर जो है वैसे ही कम रहेगा। तो ये रीजन होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा दूर ब्लड जो है वो नहीं ले जाना। ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल देके जो है वो सारी चीज़ समझा दी है। व्हेन रेजिस्टेंस इन these blood vessels increases in right ventricle must work harder leading to right ventricle hypertrophy and heart failure over him। ठीक है, देन उसकी वजह से इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो है हमारे पास में अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, राइट वेंट्रिकल को जो है वो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। भाई अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे हमारे पास में जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो उसको ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा, एंड ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो लीडिंग टू राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, उसकी वजह से जो है वो इनलार्जमेंट हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल का इनलार्जमेंट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, और हो सकता है फिर वो जो है हमारे पास में हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी जो है वो चला जाए। देन उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन। अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन को अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो बेसिकली जो है वो इसको 5 ग्रुप के अंदर करेंगे, और ये WHO ने दिया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन WHO ने दिया था। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप बेस्ड ऑन कोजेज, इसके कोज के आधार पे जो है उसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया। 5 ग्रुप कैसे कैसे बनाए गए इसको मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से बताऊंगा, और सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। पहली तो चीज आएगी कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो है वो हमारे पास में प्रेशर बढ़ गया, समझ में आ गया। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर किसी कारणवश, कोई भी कारण हो, ठीक है, कोई मान लो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो या कोई भी चीज हो जिसकी वजह से वहां पे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर बढ़ गया, वो हो गया एक ग्रुप। सेकंड आता है हमारे पास में, जैसे कि मान लीजिए राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया, उसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर बढ़ गया। हो सकता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो, लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुआ होगा। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ग्रुप की। फर्स्ट ग्रुप आएगा दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी आर्टरियल हाइपरटेंशन का मतलब हो गया हमारे पास में, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो है वो उसी के अंदर डायरेक्ट जो है वो
बीपी बढ़ जाएगा, उसी के अंदर जो है हमारे पास में जो है वो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसका पहली चीज आ गई, इसकी अगर हम नॉलेज बात करें कि कोजेज की बात करें तो पहली चीज आती है आइडियोपैथिक, यानी कि एग्जैक्ट कोजेज जो है वो हमारे पास में अननोन होते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट किसकी वजह से जो है हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी बढ़ा वो नहीं जानता। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज हेरिटेबल। हेरिटेबल मतलब जेनेटिक। मान लीजिए किसी भी पर्सन को, माता पिता को अगर हमारे पास में जो है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो उसके बच्चों में भी जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट, ड्रग और टॉक्सिक इंड्यूस, जैसे हेपेटाइटिस सप्रेसेंट लेते हैं, ठीक, कुछ ड्रग लेते हैं जैसे एम्फेटामिन लेते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है हमारे पास में पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ता है। एंड एसोसिएटेड विद किस किस डिजीज की वजह से, तो दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू डिजीज होगी, जस्ट लाइक सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटस है या स्क्लेरोडर्मा है। अगर सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटस है या स्क्लेरोडर्मा है, कनेक्टिव टिश्यू की कोई भी डिजीज है, तो उसके अंदर हमारे पास में पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन में भी जो है हमारे पास में पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। देन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर जैसे हमारे पास में AHD है, VHD है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज ऑलरेडी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है, मतलब जन्मजात अगर हमारे हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है इसको बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो है वो उसकी वजह से भी जो है वो हमें ये चीजें या पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन भी मैंने करवा रखा है, अभी कुछ दिनों पहले लीवर सिरोसिस की मैंने डिजीज करवाई थी, तो वहां पे भी आप पोर्टल हाइपरटेंशन देख सकते थे कि जो हमारे पास में लीवर को ब्लड सप्लाई होती है पोर्टल वेन के थ्रू, तो वहां पे अगर बीपी बढ़ जाता है तो फिर वो डायरेक्टली हमारे पास में रिलेशनशिप डिनोट करता है किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप आ जाता है हमारे पास में, सेकेंड ग्रुप हो गया पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्यू टू लेफ्ट हार्ट डिजीज, यानी कि ये जैसे हमारे पास में जो है वो हार्ट है और ये जो है वो हमारे पास में इसके 4 चैम्बर हो गए, राइट, ये हमारे पास में 4 चैम्बर हो गए। ये हो गया हमारे पास में राइट एट्रियम, ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, ऑलरेडी मैंने हार्ट फेलियर की भी जो है वो क्लास आपकी बुलेट सीरीज के अंदर ले रखी है। तो दोस्तों लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है कि ये सीधा सीधा हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रॉब्लम आती है और ये सीधा सीधा जो है हमारे पास में रिलेशनशिप किससे बनाता है दोस्तों, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जो है प्रॉब्लम आती है और लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आ गई तो वो फिर हमारे पास में पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है वो कोज करेगा। सिंपली आपको ये याद रखना है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, लेकिन किसकी वजह से, लेफ्ट हार्ट डिजीज की वजह से। लेफ्ट साइडेड की कोई जो है वो डिजीज होगी उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, उसको हमने सेकेंड ग्रुप के अंदर रखा। तो इसके अंदर क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक डिसफंक्शन, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड जो है वो सिस्टोलिक या डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा, या फिर मिट्रल या अरोटिक वाल के अंदर जो है वो कोई डिजीज होगी। कुल मिला के जो है हमारे पास में लेफ्ट साइडेड के अंदर प्रॉब्लम आएगी। अब कैसे, जैसे हमारे पास में लेफ्ट साइडेड के अंदर या तो सिस्टोलिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या डायस्टोल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब फैलाव। तो या तो सिस्टोल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या डायस्टोल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर ये जो हमारे पास में प्रेजेंट है मिट्रल वाल, ठीक है, तो मिट्रल वाल की कोई दिक्कत हो, या फिर जो है वो हमारे पास में आता है दोस्तों दैट इज कॉल्ड, ये हो गया हमारे पास में अरोटिक वाल। तो अरोटिक वाल में प्रॉब्लम हो या फिर मिट्रल वाल में प्रॉब्लम हो, इनमें अगर किसी भी चीज की कोई दिक्कत आ रही है तो उसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये हो गया हमारे पास में ग्रुप सेकंड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप की अगर हम बात करें तो ग्रुप थर्ड आ जाता है हमारे पास में, इसके अंदर आ गया ग्रुप थर्ड दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्यू टू लंग डिजीज और हाइपोक्सिया, यानी कि हाइपोक्सिया या लंग डिजीज की वजह से। अब आपने ये भी तो देख लिया, अब ये देखिए हमारे पास में ये है हमारे पास में, अब लंग के अंदर कोई डिजीज आ जाए, ठीक है, वो तो था हमारे पास में लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, अब लंग्स के अंदर डिजीज हो जाए, लंग्स के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाए, इसको हमने रखा है दोस्तों थर्ड ग्रुप के अंदर। समझ में आ गया। पहला था हमारे पास में कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है किसी भी
अननोन पर्सन की वजह से या अननोन चीज की वजह से हो जाता है, वो आ गया हमारे पास में। था सेकंड था हमारे पास में लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड हार्ट डिजीज की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा था, वो सेकंड ग्रुप। थर्ड ग्रुप आ जाता है हमारे पास में पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्यू टू लंग डिजीज और हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया या लंग डिजीज की वजह से हमारे पास में पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाए। तो इसके अंदर क्या क्या चीज आती है? पहली चीज आ गई सीओपीडी, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सीओपीडी हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हमारे पास में ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है, तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा और उसकी वजह से ज़्यादा ब्लड जो है वो उधर सर्कुलेट होगा। नेक्स्ट आता है इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज। इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज मतलब वहाँ पे हमारे पास में लंग्स के अंदर जो है वो कोई भी चीज़ के अंदर वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वही सारी चीज़ें, यहाँ पे जो है वो हमारे पास में ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई बॉडी के अंदर जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है क्रोनिक हाई एटीट्यूड एक्सपोजर। क्रोनिक हाई एटीट्यूड एक्सपोजर मतलब काफ़ी ऊंचाई पे या लंबाई पे कोई चीज़ रह रहा है, उसको हम बोलते हैं क्रोनिक हाई एटीट्यूड एक्सपोजर। मतलब पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं या ज़्यादातर पहाड़ी पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारे पास में जो है वो ऑक्सीजन कम होती है, अगर वहाँ का एक्सपोजर ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी जो है हमारे पास में पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में ग्रुप थर्ड, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप फोर्थ। ग्रुप फोर्थ आता है, ग्रुप फोर के अंदर जो है वो कौन सी आती है? क्रोनिक थ्रोम्बो एम्बोलिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन, दैट इज का CTEPH, यानी कि ड्यू टू रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म कोजिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी। यानी कि ये जैसे हमारे पास में हार्ट है और ये हार्ट के अंदर जो है हमारे पास में 4 चैम्बर हो गए और ये जो है वो हमारे पास में ब्लड लेके जा रहा पल्मोनरी आर्टरी। अब इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो एम्बोलिज्म हो जाए, एम्बोलिज्म हो जाए या थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाए। अब थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा, एम्बोलिज्म हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो है वो प्रेशर बढ़ जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो ये हो गया हमारे पास में ग्रुप फोर्थ, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक थ्रोम्बो एम्बोलिटिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन। मतलब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या किसी भी जो है वो नैरोइंग की वजह से हमारे पास में जो है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है, वो आ गया ग्रुप फोर्थ। फिफ्थ ग्रुप में आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, फिफ्थ ग्रुप में पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्यू टू मल्टीफैक्टरल और अनक्लियर मैकेनिज्म। मल्टीफैक्टर और अनक्लियर मैकेनिज्म का मतलब होता है बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं और एग्जैक्ट किसकी वजह से ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा वो पता नहीं चल रहा। समझ में आ रहा? पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा लेकिन वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन मल्टीफैक्टरल मतलब बहुत सारी चीजों की वजह से, या अनक्लियर मैकेनिज्म मतलब प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो हमें नहीं पता चलती, उसके हिसाब से जो है वो हमारे पास में देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो ये किसकी वजह से होता है? जैसे ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर इन द सेंस जैसे कि माइलोप्रोफरेटिव डिजीज। ये एक तरीके से क्या होता है कि जो हमारे पास में ब्लड वेसल्स जहाँ से, ब्लड सेल्स जहाँ से बनती है, तो उसका बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास में मैन्युफैक्चर्ड हो जाता है। एक तरीके से इसको हम ब्लड कैंसर ही कह सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास में माइलोप्रोफोरेटिव डिजीज, वो जो है सेल्स ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी वजह से। एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन द सेंस जैसे थायराइड डिजीज है, थायराइड डिजीज के अंदर जो है हमारे पास में अलग अलग ग्रेव डिजीज हो गया, ये सब चीज़ों की वजह से जो हमारे पास में पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। नेक्स्ट क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज में क्या होता है कि आपको पता है कि मैक्सिमम ब्लड जो है वो कौन लेता है? ब्रेन और किडनी लेती है। तो वो अब हमारे पास में किडनी जो है वो डैमेज हो चुकी है, किडनी जो है वो प्रॉब्लम में है, तो वो ब्लड जो है वो ज़्यादा नहीं ले पाती है, इसकी वजह से ब्लड एक्यूमुलेशन वहीं हो जाता है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है वो हो जाएगा। तो ये 5 कैटेगरी WHO ने जो है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन को 5 कैटेगरी में या 5 ग्रुप के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। फिर से बताना चाहूँ तो पहली चीज़ आ जाती है हमारे पास में कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्यू टू अननोन ईटियोलॉजी, यानी कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर बढ़ता है लेकिन एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, वो इडियोपैथिक हो सकता है, वो किसी ड्रग्स की वजह से हो सकता है, वो सारी चीज़ें। सेकेंड ग्रुप जो है वो ग्रुप सेकंड, इसके अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है ड्यू टू लेफ्ट साइडेड हार्ट डिजीज। लेफ्ट साइड की हार्ट की कोई डिजीज होगी उसकी वजह से जो है वो हमारे पास में पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, उसको सेकंड ग्रुप के अंदर रखा है। थर्ड ग्रुप के अंदर हमने क्या रखा है? थर्ड ग्रुप के अंदर आता है हमारे पास में कोई भी लंग डिजीज,
पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्यू टू लंग डिजीज या हाइपोक्सिया, जैसे सीओपीडी हो गया या हाई एल्टीट्यूड एरिया वाला हो गया, वो सारी चीजें हो गया। एंड उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन या नैरोइंग। कहीं पे भी कोई भी जिसको हम थ्रोम्बो एम्बोलाइटिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं, उसकी वजह से होता है, वो फोर्थ ग्रुप। और फिफ्थ ग्रुप मतलब मल्टीफैक्टरल या अनक्लियर मैकेनिज्म, एग्जैक्ट जो हो मैकेनिज्म नहीं पता है। तो ये सारी चीजें आती है हमारे पास में ग्रुप, पांचों ग्रुप मैंने बता दिए थे। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एग्जाम में काफी बार जो हो पूछा गया है WHO ने पल्मोनरी हाइपरटेंशन को कितने ग्रुप में, कौन कौन से के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं, वो सारी चीजें मैंने बता दी थी। एग्जाम के अंदर जो है वो आपको इसके अंदर पूछ लेंगे, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो किस कैटेगरी या कौन से ग्रुप में आएगा, सीओपीडी है वो कौन से ग्रुप में आएगा, देन ये ऐसे जो है वो चीजें पूछ सकते हैं। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है वो कौन से में आ जाएगा, मिट्रल वाल स्टेनोसिस है वो कौन से ग्रुप में आ जाएगा, तो वो सेकंड ग्रुप में आएगा, राइट। तो ये चीजें हो गई हमारे पास में कोजेस। देन उसके बाद आता है हमारे पास में इटियोलॉजी। इटियोलॉजी इन द सेंस सारों को हम जो है वो एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, उन्हीं सारी चीजों को, बाकी हमने डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ लिया है। तो इटियोलॉजी के अंदर पहली चीज आ गई क्रोनिक लंग डिजीज, जस्ट लाइक दैट सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। नेक्स्ट आता है क्रोनिक लेफ्ट हार्ट डिजीज। क्रोनिक लेफ्ट हार्ट डिजीज मतलब हमारे पास में लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर या लेफ्ट हार्ट की कोई डिजीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो सीधा अफेक्ट करेगा हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी को। और वो कैसे अफेक्ट करता है वो भी चीजें आपको पता ही होगी दोस्तों। वैसे तो मैंने जो है वो राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर दोनों मैंने आपको बता रखे थे, वहां पे आप अगर देखोगे तो आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी। बाकी मैं फिर भी मोटा मोटी बता देता हूँ कि जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है उसकी वजह से सीधा सीधा कंजेशन कहाँ होता है दोस्तों, लंग्स के ऊपर रहता है, ठीक है। सीधा सीधा हमारे पास में लंग्स पे अफेक्ट होता है। अब लंग्स पे अफेक्ट होगा तो लंग्स के अंदर ही तो हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है, तो जो लेने वाला है वही सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा ही होगा। नेक्स्ट आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ऑफ कोर्स कोई भी एम्बोलिज्म या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो वहां पे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो पल्मोनरी जो है वो हाइपरटेंशन होगा। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर मतलब कोई भी जो है वो हमारे पास में कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड डिसऑर्डर होगा, जस्ट लाइक दैट सिस्टेमिक लूपस, इरिथ्रोमेटस है, स्क्लेरोडर्मा, ये सारी चीजें। स्लीप एपनिया, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन की सेचुरेशन जो है वो कम हो गया, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं सप्लाई होगी, तो उसके अंदर हमें जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ड्रग्स। ड्रग्स जैसे हमारे पास में कोकेन का यूज करता है, देन एम्फेटामिन्स का यूज करता है, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में आती है। नेक्स्ट जेनेटिक म्यूटेशंस, जैसे BMPR जीन्स है, अब इसको इतना डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जीन्स में कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है तो उसके अंदर हमारे पास में जो है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता था हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी बहुत ईजी है, बहुत आसान है। सिंपली हमारे पास में क्या है, वेजो कंस्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी का जो है वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये हमारे पास में आर्टरी है, अब ये न्यूरो हो जाएगी। अब ये न्यूरो किसी की वजह से भी हो जाए, ठीक है। अभी हमारे पास में जो है वो एम्बोलिज्म की वजह से हो जाए या एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो जाए या कोई भी हाइपरट्रोफी की वजह से हो जाए, वो न्यूरो होगी। जो पल्मोनरी आर्टरी मान के लीजिए इतनी थी, अब वो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कितनी रहेगी दोस्तों, इतनी रहेगी, राइट। देन उसके बाद आता है हमारे पास में रीमॉडलिंग ऑफ वेसल्स वॉल, स्मूथ मसल्स, हाइपरट्रोफी एंड फाइब्रोसिस। अब इसके अंदर क्या होता है, उसको फिर वापस हमारे पास में जो ब्लड वेसल्स जो नैरो हो गई है या किसी वजह से डिस्ट्रक्शन हो चुका है, अब उसका रीमॉडलिंग होगा। तो रीमॉडलिंग होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास में ये जो हाइपरट्रोफी है, ठीक है, जो स्मूथ मसल्स है उसमें जो है वो हमारे पास में चेंजेस आएंगे। देन उसके बाद थ्रोम्बोसिस इन C2, ये हमारे पास में जैसे ब्लड वेसल्स है, अब ये ब्लड वेसल्स है तो यहाँ पे फिर जो है वो थ्रोम्बस बनने लग जाएगा, ये नेरो जो है वो हो जाएगा, राइट। थ्रोम्बस बन जाएगा, नेरो हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास में इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ऑफ कोर्स एक इतने बड़े पाइप में पानी जा रहा था, अब वो पाइप इतना हो चुका है, तो इतने से में पाइप में पानी जाएगा, तो इतने से में पानी जाएगा, तो इसकी वजह से इसको हो गया हमारे पास में इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इंक्रीज वर्कलोड इन राइट वेंट्रिकल। अब देखो हमारे पास में ये आर्टरी थी, अब या तो जो हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी इससे इतनी होगी या इतनी थी, लेकिन इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है तो ये छोटी बच गई, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज वर्कलोड ऑन राइट वेंट्रिकल। वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, राइट वेंट्रिकल पे जो है वो दबाव ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से तो ये निकल के जाती है,
तो राइट वेंट्रिकल अब ये नेरो हो चुकी है या इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, तो ये जो राइट वेंट्रिकल है इसके ऊपर दबाव बढ़ेगा, तो इसके ऊपर दबाव बढ़ेगा तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाएगी, ठीक है, उसको ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा और राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा, जिसको हम कोर पल्मोनल के नाम से भी जो है वो जानते हैं। राइट वेंट्रिकल अब ज़्यादा प्रेशर से जो है वो उसके अंदर ब्लड भेजेगा, इसी को हम पल्मोनरी जो है वो हाइपरटेंशन कहते हैं, और अगर लगातार ऐसा करना पड़ गया तो फिर राइट हार्ट फेलियर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ये हो गई इसकी पैथोफिजियोलॉजी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी जो है हमारे पास में बहुत सारे एजी हैं। पहले हम अर्ली सिम्टम्स की बात कर लेंगे, देन उसके बाद लेट सिम्टम्स की बात कर लेंगे। अर्ली सिम्टम्स मतलब शुरुआत में हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले डिस्निया देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड एक्सर्जन, ठीक, यानी कि सांस लेने में जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इस तरीके से जो है वो हमें देखने को मिलेगा, और ये काफ़ी जो है वो हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। देन फटिग हमें देखने को मिलेगा, वीकनेस हमें देखने को मिलेगी, और चेस्ट डिस्कम्फर्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें अर्ली सिम्टम्स में जो है वो देखने को मिलेगी, मतलब शुरुआती चीज़ों में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रोग्रेसिव सिम्टम्स, यानी कि धीरे धीरे जो है वो हमारे पास में ये जो चीज़ें हैं ये बढ़ती रहेगी, यानी कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ता रहेगा। तो क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर हमारे पास में सिंकोप यानी कि फैंटिंग अटैक, बेहोशी वाली, स्पेशली ऑन एक्सर्जन के टाइम पे जो है वो देखने को मिलेगा। पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन इन द सेंस एक होता है पैल्पेशन, एक होता है पैल्पिटेशन। पैल्पेशन का मतलब हो गया हमारे पास में कोई चीज़ हम फील करके देखते हैं, वो आ गया हमारे पास में पैल्पेशन। पैल्पिटेशन का मतलब यानी कि हमारे पास में हार्ट बीट जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि बिना स्टेथोस्कोप के भी हम उसको सुन सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पैल्पिटेशन, ठीक है। सीधे शब्दों में कहें तो खुद की धड़कनों को सुनना, वो आ जाता है पैल्पिटेशन। तो कई कहते हैं ना कि मैं तुम्हारी धड़कनों को महसूस कर सकता हूं, मतलब कोई ना कोई डिजीज है उसके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एडिमा, और एडिमा भी कहां पे दोस्तों, एंकल एंड लेग स्वेलिंग का एडिमा हमें देखने को मिलेगा। वो क्यों देखने को मिलेगा, वो इसलिए देखने को मिलेगा दोस्तों कि जैसे हमारे पास में हार्ट है, ये हमारे पास में इसके 4 चैम्बर, ये हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी, और ये हमारे पास में राइट वेंट्रिकल, ये हमारे पास में राइट एट्रियम। तो ये हमारे पास में जो है वो इसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन मतलब इसको ब्लड को आगे नहीं फेंक पाएगा। तो ये जो हमारे पास में इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा है, इसके अंदर ब्लड जो है वो एक्यूमुलेशन होगा, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, एडिमा देखने को मिलेगा, और वो स्पेशली एंकल एंड लेग पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास में साइनोसिस। ऑफ कोर्स साइनोसिस क्यों, क्योंकि दोस्तों जो ब्लड हमारे पास में इधर से जाना चाहिए था प्यूरिफिकेशन के लिए, यानी कि ये हमारे पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड में जाना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड में जो है वो हमारे पास में जाना चाहिए। तो ये ऑक्सीजनेटेड के लिए अब जा नहीं पा रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड के लिए जा नहीं पा रहा है, तो ऑफकोर्स साइनोसिस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। एंड असाइटिस, एबनॉर्मल स्वेलिंग। अब असाइटिस भी जो है मैंने आपको बता रखा है, असाइटिस मतलब पेट में पानी भर जाना, या हम कहें कि जो हमारे पास में एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है, वो हमारे पास में डायरेक्टली वो एडिमा से रिलेटेड ही होता है कि जब फ्लूइड आगे नहीं जा पाएगा, यानी कि ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से होता हुआ लंग्स में नहीं जा पाएगा, फिर फिल्टर होकर आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो एक्युमुलेशन होगा, तो असाइटिस जो है वो हो सकते हैं। ये हो गया हमारे पास में प्रोग्रेसिव। देन उसके बाद हमारे पास में आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो कौन कौन से साइन सिम्टम्स जो है वो हमें देखने को मिलेगा। साइन ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन, जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें कौन सी चीज जो है वो देखने को मिलेगी जो कि इंडिकेशन करती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन को। तो सबसे पहली चीज लाउड P2। अब देखो P2 क्या होता है, आपने ये तो देखा होगा कि जब हम साउंड सुनते हैं तो S1 साउंड और S2 साउंड, हार्ट साउंड ऑलरेडी जो है मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है। S1 साउंड कब सुनाई देती है, S2 साउंड कब सुनाई देती है, ये ऑलरेडी मैंने आपको जो है वो बता रखी है। तो इसके अंदर क्या होता है, S1 साउंड तो क्या होता है कि जो हमारे पास में एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, जब वो क्लोज होते हैं तो उसके अंदर जो है वो हमें सुनाई देती है। अब मैं वो डिटेल से नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी जो बच्चे बुलेट सीरीज के अंदर हार्ट पल्मोनरी ये साउंड की क्लास ले चुके हैं, हार्ट साउंड की क्लास ले चुके हैं, उनका क्यों टाइम वेस्ट करें। तो इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं कि S1 साउंड होता है हमारे पास में एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल, यानी कि मिट्रल वाल और बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वाल जो है वो बंद होते हैं, तब हमें सुनाई देती है। सेकेंड S2 साउंड जो है हमें कब सुनाई देती है, जब पल्मोनिक वाल और अरोटिक वाल
ये जब क्लोज होते हैं तब हमें सुनाई देती है। लेकिन ऐसे हम S3 और S4 साउंड ये दोनों एबनॉर्मल होती है, ये भी मैंने वहाँ पे बता रखा है। अब P1 साउंड और P2 साउंड दो होती है, पल्मोनिक साउंड है, ठीक है। तो P2 साउंड हमें कब सुनाई देती है? जब सेकेंड हार्ट साउंड होता है, ठीक है, जस्ट उसके साथ साथ सुनाई देती है। और P1 साउंड कब सुनाई देती है? जब हमारे पास में S1 साउंड होता है, यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल जब क्लोज होते हैं उसके साथ अगर कोई साउंड सुनाई देती है, इसको हम P1 साउंड कहते हैं। और S2 साउंड यानी कि पल्मोनिक वाल, एरोटिक वाल के बाद में हमें कोई साउंड सुनाई देती है, इसको हम P2 साउंड कहते हैं। तो इसके अंदर हमें P2 साउंड सुनाई देता है, यानी कि पल्मोनिक कंपोनेंट ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड, यानी कि सेकेंड हार्ट साउंड के साइड पे जो है वो चीजें हार्ड सुनाई देगी, वो चीज होती है P2 साउंड। एंड नेक्स्ट आता है राइट वेंट्रिकल हेव्स, ठीक है। राइट वेंट्रिकल हेव्स मतलब वहां पे जो है हमारे पास में वाल जो है वो बढ़ जाएंगे। एंड जुगुलर वेन डिस्टेंशन, वो तो होगा ही होगा भाई, अपना ब्लड कहाँ से आ रहा है, बार बार वही डायग्राम बना रहा हूँ इसलिए मैं फटाफट बना रहा हूँ। ये हमारे पास में राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से जो है वो हमारे पास में क्या जा रही है दोस्तों? पल्मोनरी आर्टरी। अब ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, इधर लंग्स के अंदर नहीं जा पा रहा, लंग्स के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो पीछे की साइड में इंफीरियर वेना के बाद सुपीरियर वेना के बाद में ब्लड का एक्युमुलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जुगुलर वेन डिस्टेंशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हिपेटोमेगेली, हिपेटोमेगेली मतलब इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, वो होगा ही होगा। पेरिफेरल एडिमा ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। एंड साइनोसिस देखने को मिलेगा, वो क्यों देखने को मिलेगा वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं हो रहा, ऑक्सीजन से जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, इम्प्योर ब्लड प्योर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से साइनोसिस देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास में फिजिकल एग्जामिनेशन पे साइन सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेशन। अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन को आपने ट्रीट नहीं किया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? तो कॉम्प्लिकेशन इसकी बहुत डरावनी हो सकती है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर जो है वो हमें देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हमारे पास में ब्लॉक हो गया है, किसी भी तरीके से उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पे राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, जिसको हम कोर पल्मोनल के नाम से भी जो है वो जानते हैं। एरिथमिया, एरिथमिया का सिंपल मीनिंग होता है इरेगुलर हार्ट बीट, इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट रेट, इरेगुलर हार्ट रेट हो जाती है, इसको बोलते हैं अरिथमिया, तो अरिथमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास में हेमाप्टाइसिस। तो दोस्तों ऑलरेडी पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है कि हमारे पास में जो है वो पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा, इसकी वजह से इसोफेजियल वर्सेज हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हमने जो है वो लीवर सिरोसिस की क्लास ली थी, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास में जैसे ये स्टोमक है, तो ये हमारे पास में जो ब्लड वेसल्स है इसमें जो है वो इरोजन्स हो जाता है, जिसको बोलते हैं इसोफेजियल वर्सिज। तो वहाँ पे हमारे पास में जैसे ही हमारे पास में जो है वो पीछे की साइड में ब्लड प्रेशर, मतलब इंफीरियर वेना के सुपीरियर वेना के हवा में ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो जैसे कफ करेंगे ये रप्चर हो जाएगी। तो जैसे हमारे पास में जो है वो स्पुटम, या हम कहें कि जो स्पिट करेंगे उसके अंदर भी हमें जो है वो ब्लड देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं हेमाप्टाइसिस। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हेमाप्टाइसिस, मतलब स्पुटम के साथ ब्लड हो गया। हेमाप्टोमाइसिस मतलब हमारे पास में जो है वो वोमिटिंग के साथ ब्लड हो गया, तो हेमाप्टोसिस देखने को मिलेगा। एंड सडन कार्डियक डेथ, ये भी जो है वो देखने को मिलती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन जितना आपको इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं है, सडन कार्डियक डेथ भी जो है वो इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये हो गया हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, कैसे जो है वो आप पता लगाओगे कि किसी क्लाइंट को जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। तो दोस्तों पहली चीज आती है हमारे पास में हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन या हिस्ट्री टेकिंग करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या चीज देखने को मिलेगी दोस्तों? डिस्निया देखने को मिलेगा, फटिक देखने को मिलेगा, सिंकोप देखने को मिलेगा, एंड साइनोसिस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट साइन ऑफ राइट हार्ट फेलियर, ठीक है, राइट हार्ट फेलियर के साइन भी जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। तो डिस्निया, फटिक, सिंकोप एंड साइनोसिस, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। ये हो गया हमारे पास में हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहली चीज़ ये देखेंगे। फिर बात करते हैं हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में दोनों टाइप के इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव। तो सबसे पहले हम नॉन इन्वेजिव की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन से हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन का जो है वो पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में ईसीजी करते हैं।
तो देखो ईसीजी करेंगे तो राइट एक्सिस डेविएशन एंड राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी जो है वो हमें देखने को मिलेगा। और ये दोनों की चीजें होगी कि दोस्तों जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हमारे पास में प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है तो राइट वेंट्रिकल को ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर करना पड़ेगा, तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी जो है वो हो जाती है। और राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी को हम ईसीजी के अंदर जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे की बात करें तो उसके अंदर आ जाएगा इनलार्ज पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि चेस्ट एक्सरे के अंदर देखेंगे तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हमें लार्ज दिखाई देगी, इनलार्ज पल्मोनरी आर्टरी दिखाई देगी। देन उसके साथ साथ क्या होगा दोस्तों हमारे पास में राइट हार्ट इनलार्जमेंट, राइट साइडेड का हार्ट जो है वो इनलार्ज होगा। अब देखो ये तो होना ही होना है, ये जैसे हमारे पास में वही 4 चैम्बर है और ये हमारे पास में दोस्तों पल्मोनरी आर्टरी है, तो यहाँ पे हमारे पास में राइट वेंट्रिकल, अब ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो प्रेशर बढ़ाएगा तो ये थोड़ी सी इनलार्ज जो है वो हमें दिखाई देगी। और वैसे भी अगर हाइपरटेंशन हो चुका है तो इनलार्ज होगी, और राइट वेंट्रिकल भी जो है वो हमारे पास में इनलार्ज होगा। नेक्स्ट हम करते हैं दोस्तों इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में आपको पता है दोस्तों प्रेशर और चैम्बर को जो है वो साइज देखी जाती है, तो एस्टिमेटेड पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है वो चेक कर लेते हैं। एस्टिमेटेड मतलब इनडायरेक्ट रूप से हम जो है वो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर जो है वो चेक कर लेते हैं। हालांकि एग्जैक्ट पल्मोनरी आर्टरी का जो है प्रेशर तो हम कैथेटर डाल के ही कर सकते हैं, वो इन्वेजिव प्रोसेस में आ सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हम जो है वो इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा भी जो है वो हम पल्मोनरी आर्टरी का जो है प्रेशर देख सकते हैं। एंड असेस राइट हार्ट फंक्शन, और राइट हार्ट के फंक्शन देख सकते हैं कि राइट हार्ट फेलियर तो जो है वो नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। सीटी पल्मो एंजियोग्राफी मतलब पल्मोनरी एम्बोलिज्म को देखने के लिए, जैसे सीटी स्कैन होता है वैसे हमारे पास में सीटी होती है, और वो किसकी होती है दोस्तों, पल्मोनरी एंजियोग्राफी की सीटी होती है, जिसके अंदर हमारे पास में पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो हमें देखने को, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो हम देख पाते हैं। देन वीक्यू स्कैन, वीक्यू स्कैन आता है दोस्तों वेंटिलेशन क्यू स्कैन। अब आप कहोगे सर क्यू का क्या मीनिंग होता है, तो वीक्यू का स्कैन का मतलब हो गया वेंटिलेशन, वेंटिलेशन स्कैन, ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। या वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन, ठीक है, पूरा अगर हम बात करें तो वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन। अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा तो लो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये हो गया हमारे पास में वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन, ठीक है, जिसको हम वीक्यू स्कैन के नाम से जानते हैं। ये लो दिख रहा है, तो ये हो गया हमारे पास में वीक्यू स्कैन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डिटेक्ट क्रोनिक थ्रोम्बो एम्बोलिटिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इसके अंदर जो है वो हमारे पास में थ्रोम्बो एम्बोलिटिक यानी कोई थ्रोम्बस तो नहीं है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, वो सारी चीजें हम देखते हैं। नेक्स्ट पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट देखते हैं। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर हम जो है वो लंग डिजीज के अंदर कोई लंग डिजीज तो नहीं है, सीओपीडी वगैरह। पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा रखा है, क्योंकि अब तक हम 306 क्लासें ले चुके हैं तो कुछ तो पढ़ाई होगा। एंड उसके बाद हम एबीजी करते हैं, उससे हमारे पास में हाइपोक्सिया कितना है, किस लेवल तक का है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को डिटेक्शन मिलती है। तो ये था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव मतलब कहीं पे भी कोई काट पाट के या कोई भी ब्लड वेसल्स को रप्चर करके हमने कोई चीज़ नहीं की, वो आता नॉन इन्वेजिव, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें, ईसीजी कराते हैं, चेस्ट एक्सरे कराते हैं, इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, वीक्यू स्कैन करवाते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, और एबीजी एट्रियल ब्लड गैसेस जो है वो देखते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में इन्वेजिव। इन्वेजिव में हम क्या करते हैं, और इन्वेजिव जो है वो हमारे पास में कौन कौन सा करते हैं, तो इन्वेजिव में हमारे पास में पहली चीज आ गई दैट इज कॉल्ड राइट हार्ट कैथेटराइजेशन, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, ये भी एग्जाम में जो है वो काफी बार जो है वो पूछा गया है कि पल्मोनरी आर्टरी का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो हमारे पास में पहला ऑप्शन आता है लेफ्ट हार्ट कैथेटराइजेशन। तो दोस्तों लेफ्ट हार्ट कैथेटराइजेशन करेंगे तो उसमें हम ईटियोलॉजी जान सकते हैं कि लेफ्ट साइडेड की वजह से तो जो है हमारे पास में पल्मोनरी हाइपरटेंशन नहीं हुआ, लेकिन अगर हमारे पास में एग्जैक्ट पल्मोनरी हाइपरटेंशन को जानना है तो राइट हार्ट कैथेटराइजेशन जो है वो हम करते हैं, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद कंफर्म डायग्नोसिस एंड मेजर्स मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, ठीक है, इसके अंदर हम जो है वो मीन आर्टरियल प्रेशर देखते हैं, राइट साइडेड कैथेटराइजेशन डालेंगे, देन उसके बाद जो है वो प्रेशर देखेंगे। अगर हमारे पास में वो प्रेशर 25 mm Hg से ज़्यादा रहेगा, 25 mm Hg से ऊपर रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि इसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन है।
और ये कैसे चेक करते हैं वो भी दोस्तों मैंने आपको देखा है। ये हमारे पास में जैसे आ गया, ये हो गया, ये देखिए ये हो गया हमारे पास में राइट साइडेड। तो इसमें आप देख सकते हो सिंपली हमारे पास में जो फीमोरल वेन है वहां से जो है वो हमारे पास में सीधा फीमोरल वेन से सीधा हमारे पास में जा रहा है दोस्तों इंफीरियर वेना के बाद, इंफीरियर वेना के बाद से सीधा हार्ट के अंदर, और हार्ट के अंदर जो है वो हमारे पास में सीधा हार्ट से जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। या फिर हम डाल सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में जो है वो ये सब क्लेवियल वेन है, वहां से हम डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हो ये कैथेटर आया, ये कैथेटर आया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से सीधा जो है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर यहाँ पे हमने जो है वो प्रेशर चेक किया। तो यहाँ पे हमने जो है वो मेन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है वो चेक किया, और वो अगर हमारे पास में 25 mm Hg से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास में टेस्ट है, दैट इज कॉल्ड राइट हार्ट कैथेटराइजेशन। ऑप्शन आता है पहले लेफ्ट हार्ट कैथेटराइजेशन आएगा, सेकंड राइट हार्ट कैथेटराइजेशन आएगा, फिर हमारे पास में इकोकार्डियोग्राफी आएगा या और कोई आएगा। तो इस चीज़ का जो है वो ध्यान में रखना। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में मैनेजमेंट। भाई किसी को पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो आप उसको किस तरीके से मैनेज करोगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल मेजर्स। जनरल मेजर्स मतलब ये चीज़ तो हम सबके साथ करेंगे ही करेंगे। ये जो जनरल मेजर्स हम जहाँ कहीं भी बताते हैं, कोई भी डिजीज के अंदर मैं जनरल मेजर्स बताता हूँ तो इसका सीधा सीधा मीनिंग तो ये होता है कि ये चीज़ तो हम करेंगे ही करेंगे, ये तो सब में करेंगे चाहे कोई सा भी केस हो, ये तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। बाकी और क्या क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज़ आती है हमारे पास में अवॉइड प्रेगनेंसी इन सीवियर केसेस। अगर किसी भी क्लाइंट को जो है वो हमारे पास में पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो उसको एडवाइस किया जाता है कि आप जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव ना की जाए। एंड अवॉइड हाई एटीट्यूड, मतलब ऊंचाई वाली जगह पे जहां पे ऑक्सीजन लेवल कम है वहां वैसी जगह पे जाना या उस चीज को अवॉइड करना है। अगर कोई क्लाइंट वहां पे रहते हैं तो भी उनको कहेंगे कि आप ऐसी जगहों को जो है मूव करके ऐसी जगह पे जाइए जहां पे ऑक्सीजन लेवल जो है वो प्रॉपर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन थेरेपी। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का केस है, इमीडिएटली हम ऑक्सीजन थेरेपी पे रखते हैं फॉर हाइपोक्सिया को ट्रीट करने के लिए। एंड लो सोडियम डाइट, लो सोडियम डाइट मतलब हमारे पास में सोडियम की डाइट जो है वो हम कम करते हैं, उसमें सोडियम जो है वो कम से कम लिया जाता है ताकि बीपी ना बढ़े, और बीपी ना बढ़े तो वो सारी चीजें ना हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रेगुलर एक्सरसाइज, मतलब प्रॉपर और नॉर्मल जो है वो हम एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है अवॉइड स्ट्रेनियस एक्टिविटी। अवॉइड स्ट्रेनियस एक्टिविटी मतलब बहुत ज़्यादा हैवी एक्टिविटी को जो है वो हम नहीं करेंगे, मतलब ऐसी एक्टिविटी जैसे फुटबॉल वगैरह क्रिकेट वगैरह खेलना जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी का जो है वो कंजम्पशन होता है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मेडिकल मैनेजमेंट। जनरल मेजर्स तो हम सब में करेंगे, कोई सा भी केस हो ये तो हम फॉलो करेंगे करेंगे। अब आ जाता है हमारे पास में मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम पहली चीज आती है वेजोडाइलेटर। अब देखो हाइपरटेंशन का आपको पता ही है, पहली रामबाण चीज जो होती है दैट इज कॉल्ड डायलेटर, यानी कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दो। तो सबसे पहला आ गया हमारे पास में वेजोडाइलेटर। वेजोडाइलेटर के रूप में हम सबसे पहले प्रेफर ड्रग्स देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, ठीक है। ओनली फॉर वेजो रिएक्टिव पेशेंट, यानी कि जो हमारे पास में ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो चुकी है और जो ब्लड वेसल्स के रिस्पॉन्स में अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं उन्हीं को हम जो है वो देते हैं, जैसे निफिडिपेन है, डिल्टीजियम है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स। ये जो है वो हम जैसे जैसे इपोप्रोस्टेनोल है, देन इलोप्रोस्टेनोल इनहेल्ड के रूप में देते हैं, ट्रोपिस्टोल है, सबक्यूटेनियस या आईवी जो है वो हम दे सकते हैं। तो प्रोस्टासाइक्लिन जो है वो एनालोगस देते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एंडोथीलियन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट। एंडोथीलियल रिसेप्टर्स एंडोगेलिस्ट में जैसे हमारे पास में जो है बेंस्टन है, देन एम्बिस्टेन है, ये सारे ड्रग्स जो है वो देते हैं। एंड नेक्स्ट आ गया हमारे पास में फोस्फोलिपिड्राइज 5 इनिबिटर, जैसे सिडेनाफिल है, टेलेंडाफिल है, ये सारी ड्रग्स देते हैं। एंड सोल्यूबल ग्रेनुलेट क्रिस्टल स्टुमुलेटर जो है वो देते हैं, जैसे हमारे पास में रियोसाइटोगट है। तो ये कुछ हमारे पास में ड्रग्स है जो कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर जो है वो दी जाती है। देन उसके बाद आ गया हमारे पास में एंटीकोगुलेंट दी जाती है। भाई जो भी थ्रोम्बस हो चुका है, जो वहाँ पे क्लोट हो चुके हैं, उसको ट्रीट करने के लिए हम जो है वो एंटीकोगुलेंट देते हैं। वैसे तो हमारे पास में जो है वो एंटीकोगुलेंट के रूप में जितने भी होती है हम हिपेरिन यूज कर लेते हैं, लेकिन पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर जो हो बेसिकली वारफेरिन यूज करते हैं, और इसका मेन रीजन है थ्रोम्बो एम्बोलिटिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से।
नेक्स्ट डायूरेटिक थेरेपी दी जाती है ताकि जो है वो हमारे पास में राइट हार्ट फेलियर को और एडिमा को जो है वो रिड्यूस किया जा सके, टू मैनेज राइट हार्ट फेलियर एंड एडिमा एंड राइट हार्ट फेलियर को जो है मैनेज कर सकें। नेक्स्ट डिजोक्सिन टू इम्प्रूव राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी इन राइट हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर की कंडीशन में हम डिजोक्सिन देते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है वो पढ़ रखा है, वैसे मैंने डिजोक्सिन की क्लास भी ले रखी है, तो किस तरीके से हम जो है वो डिजोक्सिन का यूज लेते हैं वो सारी चीज़ें दे रखी है। तो ये कुछ मेडिसिन है जो कि हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर जो है वो देते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में सर्जिकल एंड इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट। अगर हमारे पास में मेडिकल ट्रीटमेंट हमने दिया, देन उसके बाद हम जो है वो सर्जिकल पे जाते हैं। तो सर्जिकल में हमारे पास में जो है वो 3 चीज़ें की जाती है। पहली चीज़ आ गई हमारे पास में एट्रियल सेप्टोप्लास्टी। एट्रियल सेप्टोप्लास्टी का मतलब हो गया हमारे पास में कि कहीं ना कहीं जो है वो हम ओपनिंग कर देते हैं। एट्रियल सेप्टोप्लास्टी का मतलब हो गया हमारे पास में कि कोई ना कोई चीज़ को जो है वो हम उसको ट्रीट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एट्रियल सेप्टोप्लास्टिक का भी जो है वो लिया था एग्जांपल, अगर मैं कहूँ फोटोज के अंदर होगा। एट्रियल सेप्टोप्लास्टी कहाँ था, एट्रियल सेप्टोप्लास्टी, एट्रियल सेप्टोप्लास्टी में क्या करते हैं कि हमारे पास में उस प्रेशर को जो है वो रिलीज किया जाता है। जो हमारे पास में प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है उसको हम जो है वो रिलीज करते हैं। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, एट्रियल सेप्टोप्लास्टी के अंदर हमने सिंपली चीज में क्या किया कि यहाँ पे कम्युनिकेशन बना दिया। ये देख रहे हो, ये जो है हमारे पास में कम्युनिकेशन बना दिया, मतलब ये लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम है, एंड होल मेड बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, दोनों एट्रियम के बीच में जो है वो होल बना देते हैं ताकि प्रेशर जो है हमारे पास में रिड्यूस हो सके और राइट हैंड हार्ट फेलियर को हम जो है वो ठीक कर सकें। तो इसके अंदर क्या करते हैं, फॉर रिफ्रैक्टिव राइट हार्ट फेलियर क्रिएट राइट टू लेफ्ट शंट। राइट टू लेफ्ट शंट का मतलब हो गया, जैसे हमारे पास में जो है वो क्या होता है, ये हो गया, ये हमारे पास में 4 चैम्बर है, ये हमारे पास में राइट एट्रियम, ये हमारे पास में राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर को हमें प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एक होल बना देते हैं, कम्युनिकेशन बना देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, अगर यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो वो सीधा ब्लड यहाँ चला जाएगा और प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एट्रियल सेप्टेक्टोमी। ठीक है, एट्रियल सेप्टेक्टोमी जो है वो हम इसको बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी एंड्रेक्टोमी। पल्मोनरी एंड्रेक्टोमी में हम क्या करते हैं, फॉर क्रोनिक थ्रोम्बो एम्बोलाइटिक प्रोमोनरी हाइपरटेंशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्शन है, उसके भी देखो मैं इमेज के द्वारा बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हम क्या करते हैं कि उसके अंदर हमारे पास में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, ये देखिए, जैसे ये हमारे पास में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन था, ये यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हो, ये आर्टरी थी, यहाँ पे प्लग फॉर्मेशन हो चुका है, प्लग फॉर्मेशन हो चुके से ये पूरी जो है वो ब्लॉकेज हो चुकी है। तो ये जो प्लग फॉर्मेशन है या जो हमारे पास में ब्लॉकेज हो चुका है, इसको हम रिड्यूस करेंगे, इसको हम कहेंगे दोस्तों पल्मोनरी एंड्रेक्टोमी। यानी कि यहाँ पे हमारे पास में उन ब्लड वेसल्स को ओपन करके या इसमें से इसको कट करके यहाँ से इस चीज़ को जो है वो बाहर निकाल देते हैं, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी एंड्रेक्टोमी। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड लंग ट्रांसप्लांटेशन। लंग ट्रांसप्लांटेशन वो तो एंड स्टेज में है ये। अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रहा है किसी भी कारणवश, तो फिर फाइनली हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, लंग ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लास्ट आज के लिए दैट इज कॉल्ड नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से करते हैं उसको हम कर लेते हैं। तो पहली चीज़ हम करेंगे दोस्तों, मॉनिटर वाइटल साइन, स्पेशली ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड रेस्पिरेशन रेट। तो हम उसमें सबसे पहले वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे और वाइटल साइन में हमारे पास में मेन चीज़ होती है SpO2। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन सैचुरेशन देखेंगे और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो देखेंगे। बीपी का इतना ज़्यादा जो है इसमें फ्लक्चुएशन आता नहीं है। सेकंड, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी एज प्रेस्क्राइब, वो तो आपको पता ही है, तो जनरल मेजर्स है वो हम करेंगे। कोई भी क्लाइंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन का है तो उसके अंदर हम ऑक्सीजन थेरेपी तो देंगे ही देंगे। देन ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ राइट हार्ट फेलियर। राइट हार्ट फेलियर के कोई भी साइन है उनको ऑब्जर्व करेंगे। राइट हार्ट फेलियर के साइन आपको पता ही है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड जुगुलर वेन डिस्टेंशन होता है। देन उसके बाद जो है हमारे पास में दैट इज हेमाप्टोसिस होता है, हेमाप्टोसिस होता है। देन उसके बाद जो है वो एडिमा होता है, स्पेशली एंकल एडिमा, असाइटिस होता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, तो उन सब चीज़ों को हम जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इफ एडिमा प्रेजेंट।
और फ्लूइड बैलेंस का हम स्पेशली ध्यान रखेंगे। वो आपको भी बताया कोई भी हाइपरटेंशन है उसमें हम फ्लूइड हम कम से कम देने की कोशिश करेंगे, और अगर एडिमा वगैरह प्रेजेंट है तो हम फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। जैसे एक दिन के अंदर जो है वो हम 500 ml से ज़्यादा नहीं दे सकते या 1 लीटर से ज़्यादा नहीं दे सकते। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एनकरेज रेस्ट एंड एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि रेस्ट और एनर्जी कंजर्वेशन को जो है वो हम बढ़ावा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करेंगे, एनर्जी को अपने आप को जो है वो स्टोर रखना है। एंड नेक्स्ट आता है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, एंजाइटी इज कॉमन ड्यू टू ब्रेथलेसनेस। देखो ब्रेथलेसनेस होती है उसकी वजह से सीवियर एंजाइटी होती है, तो उस एंजाइटी की वजह से जो है वो हमें इमोशनल सपोर्ट देने की बहुत ज़रूरत होती है। क्लाइंट को ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी देर का मैं मेहमान हूँ, देन ऊपर चला जाऊँगा, तो इमोशनल सपोर्ट जो है वो देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, एजुकेट पेशेंट अबाउट मेडिकेशन, यानी कि उसको जो है वो मेडिकेशन के बारे में जो है वो एजुकेट करेंगे। डाइट के बारे में उसको एजुकेट करेंगे, जैसे लो सोडियम डाइट या फिर जो है वो एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन देंगे। ठीक है, मेडिकेशन प्रॉपर आपको लेनी है। डाइट में लो सोडियम देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा सोडियम देंगे तो बीपी ज़्यादा इंक्रीज होगा, प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। और एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन करेंगे, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करेंगे, कंप्लीट रेस्ट पे रख देंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन वाले क्लाइंट को। एड मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट ऑफ वेजोडाइलेटर, वेजोडाइलेटर के जो भी साइड इफेक्ट है उनको मॉनिटर करेंगे, क्योंकि कई बार क्लाइंट जो है वो हाइपोटेंशन में जा सकता है, फ्लशिंग साइन मतलब बिल्कुल जो हो निडाल सा हो जाएगा, तो वेजोडाइलेटर के जो है वो हम देखेंगे साइड इफेक्ट। बेसिकली हमारे पास में पल्मोनरी हाइपरटेंशन का क्लाइंट है तो इमीडिएटली हमें उसको रेस्ट करवाना ही करवाना है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स या नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन, उसमें रेस्ट था, तो बहुत सारे बच्चे जो हो उसको नहीं करके आए थे। रेस्ट मस्ट है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन कंजप्शन को जो है वो कम करना है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में प्रोग्नोसिस की। प्रोग्नोसिस इन द सेंस कि अगर कोई क्लाइंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है तो कितना प्रोग्नोसिस है। तो दोस्तों मैंने कहा था कि ये जो है वो डिजीज बहुत ही ज्यादा सीवियर है, ये ज्यादा मौका नहीं देती है। ठीक है, तो प्रोग्नोसिस डिपेंड ऑन अंडरलाइंग कोजेज एंड रिस्पॉन्स टू थेरेपी। प्रोग्नोसिस जो है वो डिपेंड करता है कि वो हमारे पास में क्या कोजेज है, मतलब पल्मोनरी हाइपरटेंशन का जो है वो कोजेज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड जो हम थेरेपी दे रहे हैं उसका रिस्पॉन्स किस तरीके से आया है। एंड अनट्रीटेड पल्मोनरी हाइपरटेंशन हैज पुअर प्रोग्नोसिस स्पेशली विथ राइट हार्ट फेलियर। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट पहले से राइट हार्ट फेलियर से सफर कर रहा है और अगर आपने पल्मोनरी हाइपरटेंशन को जो है वो ठीक नहीं किया, आपको लगता है 25 mm एचजी तो प्रेशर है, अगर उसको ठीक नहीं किया तो इसका प्रोग्नोसिस बड़ा पुअर है, क्लाइंट सीधा डेथ में ही जाता है। ये चीज ध्यान रखना, और मैंने काफी पेशेंट जो है वो देखे हुए हैं। देन अर्ली डिटेक्शन एंड अप्रोप्रिएट मैनेज इंप्रूव द सर्वाइवल। अर्ली डिटेक्शन एंड अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट कर लोगे तो ऑफ कोर्स हम किसी भी चीज को जो है वो बचा सकते हैं। जैसे एरोटिक एनोरिज्म होता है या एरोटिक जो है वो रप्चर हो जाती है, उसमें क्लाइंट को बचाना नामुमकिन सा होता है, ठीक उसी तरीके से इसमें भी जो है वो ये सारी चीजें होती है। फटाफट जो है वो हम इसकी समरी कर लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो आ गया हमारे पास में डेफिनेशन क्या थी, हाई ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर अगर 25 mmHg से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन। मेन कोजेज क्या है दोस्तों, इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, थ्रोम्बोसिस वगैरह ये सारी चीजें। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा था, राइट हार्ट कैथेटराइजेशन था, जो कि मैंने आपको वहां पे भी इंपॉर्टेंट लगाया था। मेन सिम्टम्स कौन कौन से थे दोस्तों, डिस्निया था, फटिक था, सिंकोप था और एडिमा था। ये हमें जो है वो देखने को मिलता है। देन उसके बाद था हमारे पास में मेन ट्रीटमेंट। मेन ट्रीटमेंट में हम वेजोडाइलेटर देते हैं, देन ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, डायूरेटिक देते हैं एंड एंटीकोगुलेंट देते हैं। इन सब की चीजें मैंने आपको बता रखी है। वेजोडाइलेटर ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए ताकि हाइपरटेंशन कम हो, ऑक्सीजन थेरेपी इसलिए ताकि जितना भी ब्लड जा रहा उसी के अंदर हम प्रॉपर ऑक्सीजन दे सकें। डायूरेटिक इसलिए फ्लूइड को हम कम करने के लिए, क्योंकि फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो गया उसकी वजह से हाइपरटेंशन है। एंटीकोगुलेंट किस लिए, हमारे पास में जो है वो जहाँ पे थ्रोम्बस बन गया उसको जो है वो डिजोल्व करने के लिए। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन क्या है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, कोर पल्मोनरी हो जाता है, देन उसके बाद अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो फिर फाइनली जो है वो क्लाइंट की डेथ हो जाती है। तो ये हो गया हमारे पास में इसका फिनिश। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है वो यहीं पे फिनिश होती है।
क्लास कैसे लगी उसके बारे में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि बार बार मैं यही कहता हूँ, कोई किडनी नहीं मांगी जा रही है, एक्चुअली ये हम सब के भले के लिए ही है। ऑफलाइन क्लास में आपको पता है स्टूडेंट हमारे सामने होता है तो किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने हैं। हम डायरेक्ट बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन से ही हम जान सकते हैं कि किसी को कोई दिक्कत है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ फीडबैक का एक ही जरिया होता है, वो होता है आपके कमेंट बॉक्स। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्लास कैसे लगी उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स का इंतजार है। थैंक्स।